केंद्र सरकार ने देश के ग्रीन जोन वाले जिन इलाकों में बीते 21 दिनों से कोई आदमी कोरोना की चपेट में नहीं आया हो वहां छूट देने के संकेत दिए। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी 733 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटते हुए लिस्ट जारी कर दी और बताया कि इनमें 130 जिले अब तक कोरोना के रेड जोन में हैं, जबकि 15 अप्रैल को रेड जोन वाले जिलों की संख्या 170 थी। वहीं 15 अप्रैल के बाद ऑरेंज जोन के दायरे में आने वाली जिलों की संख्या 207 से बढ़कर 284 हो गई और ऑरेंज जोन में बढ़ोतरी होने की वजह से ग्रीन जोन की संख्या में कमी आई है। फिलहाल 319 जिले ग्रीन जोन में हैं, जबकि 15 अप्रैल को 356 जिले ग्रीन जोन यानी कोरोना से बचे हुए थे। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद यानी देश के सभी मेट्रो शहर रेड जोन में ही शामिल हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और गोवा के साथ ही दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के साथ लक्षद्वीप के सभी जिले ग्रीन जोन में हैं। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में सड़कों पर लोगों का मनोरंजन करने वाले कलाकारों ने प्रदर्शन किया। मेक्सिको में 19,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं, जिसे देखते हुए वहां पर भी लॉकडाउन लागू कर दिया गया, जिसका सबसे ज्यादा असर उन कलाकारों पर पड़ा जो रोजाना सड़कों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर जिंदगी गुजारते हैं। अपनी परेशानी सरकार तक पहुंचाने के लिए इन कलाकारों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरकर उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। इस दौरान कई कलाकार सुपर हीरो बैटमैन, सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका की ड्रेस में दिखाई दिए। इसके अलावा कई लोग जोकर के भेष में भी नजर आए और उन्होंने शहर में घूमकर सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने की कोशिश की। ya que nuestra profesión y nuestra actividad está siendo mermada por esta circunstancia del COVID-19. कलाकारों ने बताया कि लॉकडाउन लागू होने की वजह से वो पिछले 1 महीने से अपने घरों में खाली बैठे हैं, जिसकी वजह से उनके सामने अब खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मदद जरूर करेगी। Pues bueno, que alegrarles un poquito su día, ¿no? Llenarles de color un poquito su día y venimos a pedir un apoyo del gobierno. अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री ने पावर और एविएशन सेक्टर से जुड़े अधिकारियों की बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने देश के 3 हवाई अड्डों को पीपीई मॉडल पर विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए कि 3 महीने में इन 6 हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए टेंडर जारी किए जाएं। बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। सभी कुर्सियां एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी पर रखी गईं। कोरोना संकट का बुरा असर एविएशन सेक्टर पर हुआ है, इसलिए एयरलाइंस कंपनियों को खर्च कम करने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पावर सेक्टर पर पड़े असर को कम करने पर भी बैठक में चर्चा की, जिसमें कोयले की सप्लाई को और बेहतर करने के अलावा 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करने पर भी बात हुई। राजस्थान में नागौर के एक स्कूल में क्वारंटीन किए गए मजदूरों को वहां के शिक्षकों ने पढ़ना लिखना सिखा दिया। इस स्कूल में 2 अप्रैल को 19 मजदूरों को क्वारंटीन किया गया था, जिन्हें उस स्कूल के टीचरों ने पढ़ना लिखना सिखाया। क्लास में ये मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठे नजर आए और मुंह को मास्क से ढककर एक शिक्षक उन्हें ब्लैक बोर्ड के जरिए पढ़ाता दिखाई दिया। मजदूरों को पढ़ाने के दौरान कोरोना से बचने के तरीके भी बताए गए। इस महामारी को जो हमें रहना है, आप नियमित रूप से जो अपने हाथों को साबुन लगाकर धोते रहो। महीने भर में बहुत सी चीजें सीखने पर क्वारंटीन किए गए इन मजदूरों ने खुशी जाहिर की। मैं कभी एक स्कूल नहीं गई, मैं अपना नाम लिखना नहीं जानती, लेकिन अब नाम लिखना भी सीखा। नसीरुद्दीन शाह की तबीयत पर चल रही खबरों को उनके बेटे ने अफवाह बताया। नसीरुद्दीन शाह की तबीयत के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को उनके बेटे विवान ने अफवाहें बताया। विवान ने ट्वीट किया कि उनके पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने पंचमहाल जिले में 10 गांवों के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, जिसमें सभी को कहा गया कि वो कोरोना वायरस से मजबूती से लड़ें और जरूरी कदम भी उठाएं। एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट चैनल ने निचले क्रम में बल्लेबाजी करने वाले अब तक के सबसे खराब क्रिकेटरों की एक सूची बनाई, जिसमें अजीत अगरकर और जसप्रीत बुमराह को भी शामिल किया गया। लेकिन हर्षा भोगले ने इस सूची में अगरकर के नाम पर ऐतराज जताया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक महिला पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की। घटना तब हुई जब साधिका नाम की एक महिला राज्य सरकार की तरफ से लोगों को पेंशन बांट रही थी। तभी वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने उन पर हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की। एक महिला तो चप्पल से उसे पीटती दिखाई दी, जबकि कुछ महिलाएं उस पर थप्पड़ चलाती नजर आई। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोग मारपीट करने वाली महिलाओं को रोकते दिखाई दिए।
लॉकडाउन की वजह से असम में फंसे एक सर्कस के कलाकारों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले ये कलाकार शो करने के लिए 3 मार्च को असम गए थे। लेकिन लॉकडाउन लागू होने की वजह से एशियन सर्कस के 50 कलाकार असम के धेमाजी में ही फंस गए। शो भी बंद होने से कलाकारों पर दोहरी मार पड़ी और वो दाने दाने को मोहताज हो गए। सर्कस के जिस पंडाल में कलाकार करतब किया करते थे, जहां लोगों की तालियों का शोर सुनाई देता था, वहां सन्नाटा पसरा नजर आया। कलाकार पंडाल के एक कोने में तंबुओं में गुजारा करते दिखे। স্যার এতদিন থেকে এখানে বসে আছি, আমাদের তো কাজকর্ম কিছু সব বন্ধ। सर्कस के कलाकारों ने बताया कि वो खिचड़ी और उबले आलू खाकर गुजारा कर रहे हैं और अब तो उनका खाने का सामान भी खत्म होने लगा है। ऐसे में कलाकार बंगाल सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो उन्हें उनके गांव पहुंचाने का इंतजाम करे। মমতা ব্যানার্জির কাছে আমরা অনুরোধ করি যে আমাদের কোনো আর্থিক ব্যবস্থা করুক, আমাদের এটাই তো খেতে বাড়ি। मुंबई में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है और सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी ने अपने सारे कर्मचारियों के लिए इसीलिए एक नया आदेश जारी किया, जिसमें 4 मई से बीएमसी में काम करने वाले सारे कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी तक कोरोना की वजह से बीएमसी के सिर्फ 50% कर्मचारी ही ऑफिस आ रहे थे। दलील ये भी दी गई कि मुंबई में कई इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, जिससे वहां कर्मचारियों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस तरह बीएमसी में काम करने वाले लोगों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बीएमसी के आदेश में सिर्फ 55 साल से ऊपर के कर्मचारियों को ऑफिस आने से छूट दी गई है। इसके अलावा उन कर्मचारियों को भी छूट दी गई है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं। बीएमसी के इस आदेश के बाद अगर कोई कर्मचारी ऑफिस नहीं आता तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। गुजरात में गोधरा के एक इलाके को सील करने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान जख्मी हो गया। जिस इलाके को पुलिस सील करने पहुंची थी, उसे प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। किसी इलाके को तब कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है जब वहां कोरोना के मरीज मिल चुके हों और प्रशासन को वहां और मरीज मिलने की आशंका हो। और यही आशंका गोधरा के गुहा इलाके में है। इसी इलाके को पुलिस सील करने पहुंची थी। इससे पहले कि पुलिस और प्रशासन अपना काम कर पाता, भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। देर रात जब यह हंगामा हुआ, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाते हुए भी नजर आई। भीड़ में शामिल लोग इसका विरोध करते हुए भी दिखे गए। पुलिस ने कार्रवाई नहीं रोकी तो भीड़ हिंसक हो गई। पुलिस पर कुर्सियां उठाकर फेंकी गईं। कुछ लोग पथराव करते हुए भी नजर आए। भीड़ के हमले के बाद पुलिस वालों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। भीड़ के इस हमले में एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया और हालात जब ज्यादा बिगड़ गए तब वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया और भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस घटना पर पुलिस की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया। લોકો ત્યાં ભેગા થઈ જતા અને પોલીસ પાર્ટી છે જે ઇન્સ્ટિગેટરને લઈને નીકળતા, એમની ઉપર પથ્થરમારો કરેલો હતો, જેમાં પોલીસે 5 ટીયર ગેસના શેલ છોડેલા છે। पुलिस पर हुए हमले के बाद गोधरा के गुहा इलाके में गश्त बढ़ा दी गई। इलाके को सील भी कर दिया गया। और ऐसा नहीं है कि पुलिस पर हमला हुआ, इस वजह से इलाके को सील कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि गोधरा के गुहा इलाके में कोरोना के कई मरीज मिल चुके हैं, जिसके देखते हुए इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। जब किसी इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, पुलिस उस इलाके को सील कर देती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस इलाके में और उससे अलग दूसरे इलाकों में कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब उसने गोधरा के गुहा इलाके को सील करने की कार्रवाई की तो भीड़ ने इसके विरोध में उस पर हमला कर दिया। मजदूरों, छात्रों और लॉकडाउन की वजह से फंसे दूसरे लोगों को लेकर महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हुई स्पेशल ट्रेन अब से कुछ देर पहले भोपाल पहुंची। इस ट्रेन में करीब 400 लोग थे। नासिक में रवाना होने से पहले ट्रेन को सैनिटाइज किया गया और फिर लोगों को इसमें बैठाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। नासिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर इस स्पेशल ट्रेन को भोपाल के लिए रवाना किया। दिल्ली के पास नोएडा में उत्तर रेलवे की एक कर्मचारी की रिटायरमेंट पर पुलिस की तरफ से उसे खास तोहफा दिया गया। लॉकडाउन लागू होने की वजह से उत्तर रेलवे ने ही पुलिस से इंदु मोहिनी नाम की कर्मचारी को यह तोहफा देने की अपील की थी, क्योंकि एक दिन पहले जब उत्तर रेलवे में उनकी नौकरी का आखिरी दिन था, वो घर में थी। लॉकडाउन की वजह से उत्तर रेलवे उन्हें फेयरवेल पार्टी नहीं दे सकती थी। इसके लिए पुलिस से अपील की गई।
जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर जिले के डीसीपी खुद फूलों का गुलदस्ता लेकर रिटायरमेंट को यादगार बनाने के लिए वहां पहुंच गए। मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको। रिटायरमेंट को पुलिस इस तरह यादगार बना देगी ये तो किसी ने नहीं सोचा था। खुद इंदु मोहिनी जो उत्तर रेलवे से एक दिन पहले रिटायर हुई, उनकी आंखों से तो आंसू छलक पड़े। Small gift on the behalf of our colleagues. Thank you. पुलिस ने फेयरवेल पार्टी के वीडियो और तस्वीरें उत्तर रेलवे को भेज दी। इसके अलावा कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाल दिए गए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो स्थिति बनी हुई है उसमें जो हमारी इमोशंस हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी ख्याल हम लोग करें। पंजाब के लुधियाना में चलती कार में अचानक आग लग गई। बताया गया कि कार में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार से ऊंची ऊंची लपटें उठाई दिखी। आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस वहां पर दमकल विभाग के साथ किसी तरह आग को बुझाने में जुटी। थोड़ी देर बाद आग को बुझा लिया गया। इस हादसे में कार को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार में बैठे दोनों लोग समय रहते कूदकर अपनी जान बचाते दिखे और वहां पर अफरा तफरी के माहौल को भी हटाया गया, लोगों को समझाया गया और उसके बाद लोग वहां से हट गए। लॉकडाउन की वजह से मध्य प्रदेश में फंसे मजदूरों को उनके राज्य भेजे जाने का सिलसिला जारी है। दूसरे प्रदेशों के करीब 15,000 मजदूरों को मध्य प्रदेश सरकार वापस भेज रही है, जिनके लिए बसों का इंतजाम किया गया। भोपाल से उत्तर प्रदेश के झांसी जाने के लिए 2 बसों में अपने सामान के साथ कुछ मजदूर सवार हो गए। इनमें कुछ मजदूर अपने परिवार के साथ लौटते दिखे, जिन्होंने इसके लिए शिवराज सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। हम लोगों का इंतजाम और सरकार ने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग बहुत दिन से फंसे हुए थे, आप लोगों का धन्यवाद। जो मजदूर इन बसों में बैठ नहीं पाए वो वहीं दूसरी बसों के आने का इंतजार करते नजर आए। नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर पूर्व दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, उस मामले में पुलिस ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। फरवरी महीने में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में 350 से ज्यादा पेज की चार्जशीट दाखिल की है। हिंसा के उन मामले में 3 मार्च को यूपी के शामली से शाहरुख नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा में वो पहली गिरफ्तारी थी। शामली में जिस आदमी ने शाहरुख को अपने घर में पनाह दी थी, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शाहरुख की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें वो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल ताने नजर आया था। यूपी के महोबा में लॉकडाउन की वजह से शादी नहीं हो पाने से परेशान एक दूल्हा साइकिल से ही निकल पड़ा और 45 किलोमीटर का सफर तय कर मंदिर में शादी की। और शादी के बाद दुल्हन की विदाई करा के साइकिल से ही अपने घर लेकर गया। दूल्हा 45 किलोमीटर का सफर तय कर मंदिर पहुंचा, जहां दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। और मंदिर में शादी करने के बाद दूल्हा साइकिल से ही दुल्हन को अपने घर ले गया, जहां उसका स्वागत किया गया। 4 महीने पहले 25 अप्रैल को तय हुई थी। फिर लॉकडाउन के कारण शादी नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से जिला प्रशासन उसे शादी की इजाजत नहीं दे रहा था। ऐसे में उसने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शादी की। इस दौरान उसने कुल 90 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से की। जम्मू में कटरा के होटल और धर्मशालाओं को क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने से नाराज वहां के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया और कई लोग सड़कों पर उतर आए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। हालांकि वहां मौजूद अधिकारी लोगों को समझाते दिखे, लेकिन लोग अपनी बात पर अड़े रहे। बताया जा रहा है कि आश्वासन मिलने के बावजूद प्रशासन कटरा में क्वारंटीन सेंटर बना रहा है, जिससे लोग नाराज होकर प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। कटरा टाउन के अंदर क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनना चाहिए। जो बाहर से लोग हैं उनको बाहर ही क्वारंटाइन किया जाए। गुजरात सरकार से शर्तों के साथ मिली छूट के बाद राजकोट में छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों में काम शुरू हो गया। इससे जहां हजारों मजदूरों को रोजगार मिला, वहीं इकोनॉमी को भी धीरे धीरे रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई गई। हालांकि कई उद्योगपतियों का मानना है कि इतनी कम छूट से हालात में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। लेकिन इस शुरुआत से राजकोट के औद्योगिक इलाके में हलचल बढ़ गई और मोटर पार्ट से जुड़े उद्योग रफ्तार पकड़ते दिखे। जो उद्योग शुरू हुए हैं वहां नियम कायदों का पालन होता दिखा। कर्मचारियों के पूरे शरीर को सैनिटाइज करने के इंतजाम दिखे और फैक्ट्री की बिल्डिंग में घुसने से पहले हाथ सैनिटाइज करने और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी दिखी। हमको कंडीशनल परमिशन मिली है और उसमें भी क्या है कि जो कलेक्टर ने बोला है नॉर्म्स, वो हम लोग उसका पालन करते हैं। राजकोट में करीब 10,000 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें औद्योगिक इलाके में 3,000 कारखाने हैं।
सरकार से इजाजत मिलने के बाद करीब 1500 में कामकाज शुरू हो चुका है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का दावा है कि अगर सरकार इसी तरह अपने रुख में नरमी लाते हुए कुछ और रियायत का ऐलान करे तो निवेश और व्यापार में चीन को मात दी जा सकती है। चाइना से सब लोग को, पूरा वर्ल्ड को अभी थोड़ा एलर्जी हो गया है, तो आगे बेनिफिट तो होने वाला है। दिल्ली से सीमाएं सील करने के बाद अब हरियाणा सरकार जल्द ही पंजाब से लगी अपनी सभी सीमाएं सील करने जा रही है। अभी पंजाब से हरियाणा में प्रवासी मजदूरों और दूसरे लोगों की आवाजाही जारी है। हरियाणा सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अब पंजाब से लगी सीमाएं भी सील करने की तैयारी में है। इस बीच पंचकुला जिला प्रशासन ने चंडीगढ़ से लगी हरियाणा की सीमाओं को सील करने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही पंचकुला में बाहरी लोगों के आने पर भी रोक लगा दी गई। सिर्फ कुछ सरकारी दफ्तरों के स्टाफ को छूट दी गई है। सीमाएं सील कर रहे हैं, सभी को सील करने के आदेश जारी हम कर रहे हैं और जिन कैटेगरीज को अलाउ किया गया है उनका भी पहले हम कोरोना टेस्ट करेंगे। अगर वो नेगेटिव होगा तो हरियाणा की सीमा में प्रवेश करने की इजाज़त दी जाएगी। अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसको वापस भेज दिया जाएगा। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि वहां 100 बसों की व्यवस्था जरूर की गई और ये बसें भी बिहार की सीमा पार नहीं करेंगी, बल्कि उन लोगों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी जो अपने आप बिहार के बॉर्डर तक पहुंचने में कामयाब होंगे। बिहार के बॉर्डर तक पहुंचने वाले लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने 100 बस भेजने का आदेश जारी किया है। बिहार में परिवहन विभाग को भी अब तक राज्य के बाहर बसें भेजने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। क्या बिहार के बाहर भी बसों को भेजने का कुछ आदेश है आप लोगों का? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। जो लोग अपनी स्वेच्छा से अपना गाड़ी अरेंज करते हैं तो हम लोग उसको पास देंगे। नीतीश सरकार एक दिन पहले ही मजबूरी बता चुकी है कि उसके पास बसों की कमी है, जबकि दूसरे राज्यों से वापस आने की गुहार लगाने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बिहार के 4,75,000 मजदूर फंसे, जबकि हरियाणा में इनकी संख्या 2,96,000 से ज्यादा है। वहीं महाराष्ट्र में 2,67,000, गुजरात में 2,65,000 और यूपी में 1,87,000 से ज्यादा मजदूर बिहार लौटने की व्यवस्था होने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि पंजाब में बिहार के मजदूरों की संख्या 1,52,000 और कर्नाटक में 1,48,000 बताई गई। और खुद बिहार सरकार ने माना कि देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे राज्य के मजदूरों और छात्रों की तादाद 28 लाख से भी ज्यादा है। जो रजिस्टर किया है बिहार सरकार में 1,000 रुपया लेने के लिए, वो 28 लाख से ऊपर है। अब बहुत लोग रजिस्टर नहीं किया। उसके अलावा स्टूडेंट इतनी बड़ी संख्या में। मजदूरों को वापस लाने के लिए बिहार सरकार अब केंद्र और दूसरे राज्य की सरकारों की मदद के भरोसे है। रेलगाड़ी मिल जाती है तो लोगों के आने में सहूलियत भी होगी, चूंकि लंबी दूरी से लोगों को आना है। कोई महाराष्ट्र में है, कोई तमिलनाडु में है, कोई गुजरात में है, कोई राजस्थान में है। मंत्री की इन दलीलों पर कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा। अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, बसें नहीं है, तो आप 15 साल से सत्ता में क्यों हैं और क्या कर रहे हैं सत्ता में रह? वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिहार सरकार की हालत पर अफसोस जताते हुए मदद की पेशकश की। बिहार की सरकार बस भेज दे, क्योंकि हमारे पास CNG बसें हैं, बसें नहीं है। बस आप भेजिए और जो भी उसमें खर्च होगा, जो भी उसमें पैसा लगेगा, वो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप उस पैसे का भुगतान कीजिए। दिल्ली सरकार ने भी कोटा में फंसे छात्रों को लाने के लिए 40 स्पेशल बसें भेजी हैं। दिल्ली के रहने वाले कई छात्र लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंस गए हैं। दिल्ली सरकार ने इन छात्रों को लाने के लिए 40 स्पेशल बसें बीती रात कोटा के लिए रवाना की। इस बसों में सरकार ने कुछ अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों को भी भेजा। तो दिल्ली सरकार ने 40 बसें भेजी हैं कोटा, जहां से जो छात्र हैं जो फंसे हुए हैं वहां रहकर पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें लाने की तैयारी दिल्ली सरकार की तरफ से इन छात्रों को लाने के लिए 40 स्पेशल बसें भेजी गई हैं। बॉर्डर सील होने के बावजूद हरियाणा के एक विधायक की कार के लिए बॉर्डर खोल दिया गया। हरियाणा के करनाल जिले की समालखा सीट से विधायक धर्मवीर सिंह छोकर का घर गुरुग्राम में है और अपने विधानसभा क्षेत्र समालखा से दिल्ली के रास्ते वो गुरुग्राम पहुंचने के लिए निकले। बॉर्डर सील होने के बाद उनकी कार को रोक लिया गया। और किसानों का मंडी का सीजन चल रहा है, लोगों की डिमांड है, तो वहाँ जनप्रतिनिधि होने नाते मेरा जिम्मेवारी बनती है वहाँ लोगों को संभालना। तो मैं समालखा से आया हूँ, यहाँ देखा मैंने, अभी यहाँ ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बारे में अधिकारी से बात करेंगे। नए निर्देशों के तहत विधायकों को भी बॉर्डर पार करने की छूट नहीं है।
इसलिए विधायक काफी देर तक बॉर्डर पर खड़े होकर अधिकारियों से बात करते रहे। मीडिया के कैमरों के सामने उनकी कार एक बार दिल्ली की तरफ मुड़ती भी दिखी, लेकिन थोड़ी देर बाद नियमों को ताक पर रखकर विधायक के लिए बॉर्डर खोल दिया गया। भारतीय सेना 3 मई को कोरोना योद्धाओं का फूल बरसाकर सम्मान करेगी। 3 मई को कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाईकर्मी के समर्थन में एयरफोर्स श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम और असम के डिब्रूगढ़ से कच्छ तक फ्लाइट पास करेगी। इसके अलावा नौसेना भी समुद्र के किनारों को रोशनी से जगमगाएगी। 3 मई को नौसेना के सभी जहाज सीमाएं के पास मौजूद रहेंगे और रोशनी से जगमगाएंगे, जबकि कुछ हेलीकॉप्टर कोरोना से लड़ने वाले अस्पतालों पर फूल बरसाएंगे। इसके अलावा सेना देश के करीब सभी जिलों में माउंटेन बैंड बजाएगी। Showering of petals from helicopters in hospitals across the country which have been involved in saving our people from COVID. कोरोना वायरस से लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए सेना प्रमुखों के द्वारा जो किया गया प्रयास है वो स्वागत योग्य। कोरोना वायरस के खतरों के बीच जर्मनी में कार बनाने वाली कंपनी फोक्सवैगन के मुख्यालय में काम फिर से शुरू हो गया। जर्मनी में अब भी इस बीमारी का खतरा बना हुआ है, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी राहत दी, जिसके बाद फोक्सवैगन कंपनी ने अपने 8000 कर्मचारियों के साथ एक बार फिर कार बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा। कई जगहों पर हाथ धोने की व्यवस्था की गई और सैनिटाइजर रखे गए। इसके अलावा 2 कर्मचारियों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए प्लास्टिक का घेरा बनाया गया। अपने काम में जुटे सभी कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते दिखाई दिए। उनके चेहरों पर मास्क और हाथों में दस्ताने नजर आए। बताया गया कि कम से कम कर्मचारियों के साथ कंपनी ने कामकाज शुरू किया है। ईरान में कोरोना वायरस से बचने के लिए अल्कोहल पीना सैकड़ों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो गया। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना फैलने के बाद ईरान में जहरीली शराब पीने की वजह से 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5000 से ज्यादा लोगों की हालत जहरीली शराब पीने की वजह से बिगड़ चुकी है। बताया गया कि लोगों ने अल्कोहल से कोरोना वायरस के मरने की अफवाह फैलने के बाद जहरीली शराब पीना शुरू कर दिया। हालांकि ईरान में पिछले साल जहरीली शराब पीने की वजह से सिर्फ 66 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस साल एक महीने में ही 10 गुना ज्यादा मामले सामने आए। ईरान में 95,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। ऐसे में लोग बेहद डरे हैं और वो अफवाहों का शिकार बन रहे हैं। मुंबई के धारावी में कोरोना के खतरे से निपटने के लिए बीएमसी ने मिशन धारावी लॉन्च कर दिया। इस मिशन के तहत बीएमसी का टारगेट धारावी को कोरोना मुक्त करना है, जिसके लिए धारावी में रहने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग के लिए 2500 स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें तैनात की गई। मिशन धारावी के तहत कुछ स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करते भी नजर आए। बताया गया कि धारावी में ही लोगों की जांच के लिए 9 स्क्रीनिंग सेंटर खोले गए हैं और वहां के कोरोना मरीजों के लिए अलग से अस्पतालों की व्यवस्था भी की गई है। 5 हॉस्पिटल में 150 बेड धारावी के लिए हमने ऑक्यूपाई करके रखे हैं। धारावी में 350 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं और मिशन धारावी के जरिए बीएमसी की कोशिश वहां कोरोना को फैलने से रोकने की है। इनका ये दावा है कि आज नहीं तो अगले हफ्ते तक जो आंकड़े धारावी से आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर कम होंगे। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए 60 लोग 2 स्पेशल बसों से राजस्थान के चुरू पहुंचे। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद सभी लोगों की मेडिकल जांच की गई और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा गया। सभी को थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठाया गया। मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने सभी की जांच की और उसके बाद उन्हें खाने का सामान भी दिया गया। इन बसों के जरिए मजदूरों के साथ साथ कुछ व्यापारी भी चुरू पहुंचे जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। चुरू पहुंचे सभी लोगों के फिलहाल उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। पंजाब के कई जिलों में लॉकडाउन में 4 घंटे की छूट मिलने के बाद कारोबारियों ने अपनी दुकानें खोली। पंजाब सरकार ने 2 दिन पहले ही शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट की इजाजत दी थी, जिसका असर मोहाली के बाजारों में भी देखने को मिला। लंबे वक्त से बंद पड़ी दुकानों को खोलने के साथ सबसे पहले उनकी सफाई की गई, फिर कुछ सामान दुकान के बाहर रखा गया ताकि लोगों की नजर उस पर पड़ सके। कुछ दुकानों में काफी देर तक खरीदारी करने कोई नहीं आया, जबकि कुछ में सुबह के वक्त ही लोग पहुंच गए। सुबह 7 से 11 बजे तक के लिए परमिशन दी गई है, जिसके बाद पंजाब के मोहाली जिले में
कई मार्केट्स हैं जहां पर दुकानों को खोला गया है। हालांकि 4 घंटे की छूट के बाद भी कुछ दुकानदारों को मायूसी हाथ लगी, क्योंकि उन्हें जितने ग्राहकों के आने की उम्मीद थी उतने लोग खरीदारी करने नहीं पहुंचे। कस्टमर का अभी रुझान नहीं है, अभी जो कस्टमर जब रुझान आएगा तभी इसका कोई बेनिफिट ही सामने आएगा। 4 घंटे में जिन दुकानदारों की बिक्री हुई भी, उन्होंने भी सरकार से इस नियम में थोड़ी और ढील देने की मांग की। कस्टमर आ रहे हैं आपके पास, सुबह 7 बजे कोई आया, 8 बजे। सर हाँ, धीरे धीरे कस्टमर आना शुरू हो रहा है और इसमें मैं ये कहूँगा कि जो 4 घंटे का समय है उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। लखनऊ में सीएम योगी ने मजदूरों की समस्याएं सुनी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मई दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ मजदूरों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। खाद्यान्न आपको इस बार भी मिलेगा अभी, और पैसा आज फिर 1000 रुपया भेज रहे हैं, ठीक है? जी सर, धन्यवाद सर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लॉकडाउन के बीच कुछ मजदूरों को सड़क बनाने का काम दिया गया, जिस पर इन मजदूरों ने सीमा के पास सड़क बनाने का काम करने वाले संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा किया। तो BRO का लॉकडाउन में अच्छा काम चल रहा है, सब गरीब लोगों का अच्छा चल रहा है और लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। हैदराबाद में एक कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जल गया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन के बीच कुछ लोगों ने जरूरतमंदों को खाना बांटा। लॉकडाउन लागू होने की वजह से चेन्नई के मशहूर मरीना बीच पर सन्नाटा पसर गया। कोरोना से बचने के लिए लोगों ने से घरों में ही रहने की अपील की गई और यही वजह रही कि लोगों से भरे रहने वाला ये बीच दूर दूर तक यहाँ पर कोई नजर नहीं आया। ऐसे में इस बीच सन्नाटा पसरा रहा। वहाँ कुछ सुनाई दिया तो वो था लहरों का शोर। बीच के पास मौजूद सभी दुकानें भी बंद नजर आईं और मरीना बीच पर कहीं भी गंदगी भी नहीं दिखाई दी। बीच के सामने जो सड़क है वहां भी पुलिस वाले तैनात दिखे, जिन्होंने जांच के बाद ही लोगों को वहां से आगे जाने दिया। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने सम्मान के साथ सामान नाम से एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को खाने का सामान बांटा। जहां पुलिस ने लोगों को अपने हाथों से सामान नहीं दिया, बल्कि उसे अलग अलग मेजों पर रख दिया ताकि लोग खुद ही अपनी जरूरत के हिसाब से सामान उठा लें। सामान लेने के लिए लोगों की भीड़ जमा न हो, इसके लिए सड़क पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर सफेद गोले बनाए गए, जिन पर एक कतार में कई लोग खड़े दिखे। बारी आने पर लोगों के हाथ सैनिटाइजर से साफ करवाए गए और उनका तापमान मापा गया। इसके बाद लोगों को आगे बढ़ने दिया गया और उन्होंने सामान लिया। खाने के सामान की हर मेज के सामने पुलिसकर्मी भी खड़े रहे, जो सामान लेने आए लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिखे। बहुत बढ़िया लग रहा है, गरीब आदमी को हम लोग दाया मिल रहा है। पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में नांदेड़ के श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे में फंसे तीर्थयात्रियों को पंजाब भेजते समय ठीक से जांच नहीं की गई, जिसकी वजह से कोरोना की चपेट में आ चुके तीर्थयात्री पंजाब पहुंचे और पंजाब में 2 दिन में ही कोरोना के मरीजों की संख्या में 33% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई, जिसके बाद पंजाब में कोरोना के मरीजों की संख्या 500 के पार चली गई, जिनमें नांदेड़ से लौटे 150 तीर्थयात्री शामिल हैं। पंजाब सरकार को नांदेड़ से लौटे 3600 तीर्थयात्रियों में करीब 20% यानी 700 से ज्यादा लोगों के कोरोना की चपेट में आने की आशंका है, जिनकी जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लापरवाही तो उन्होंने की है महाराष्ट्र सरकार ने, वो इसको माने या ना माने, लेकिन मेरी उनसे मंत्री साहब जो रमेश टोपो उससे बात हुई कि आपने क्या इनका टेस्ट किया है। उन्होंने बोला हमने टेस्ट तो नहीं किया। नांदेड़ के मामले तो उन्होंने करना था ना, हमने थोड़ा करना था, ये तो वहाँ की गवर्नमेंट ने करना था। जिसके पास आप जिस जुडिक्शन में है वही करेंगे। जेकर वो हमारे को ये बता देते कि हमने इनका मेडिकल नहीं किया तो मैं 2 टीमें जहाँ से भेज देता वहाँ पहले। वहीं अकाली दल ने पंजाब सरकार को इस मुद्दे पर घेरा और इस बात पर हैरानी जताई कि पंजाब सरकार ने जो टीम नांदेड़ भेजी थी वो श्रद्धालुओं की जांच कराए बिना उन्हें कैसे ले आई। दूसरी गवर्नमेंट को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने जब वहाँ से श्रद्धालु लेने की आज्ञा मिल गई, परमिशन मिल गई, तो आपको अपनी तैयारी तो रखनी चाहिए थी। अजीब बात है कि वहाँ की मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो सारे ठीक ठाक हैं, इसलिए आप वापस ले जाओ। ना इन्होंने वहाँ कोई प्रबंध किया, ना यहाँ आने करके ऊपर के कोई प्रबंध किया। जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो सारे पॉजिटिव। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में कोरोना के 15 मरीज मिलने के बाद वहां पर स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमों को तैनात कर दिया गया, जो फौरन मंडी के लोगों की मेडिकल जांच में जुट गईं।
ताकि आजादपुर मंडी में कोरोना को और फैलने से रोका जा सके और जो लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं उनको फौरन इलाज मुहैया कराया जा सके। मेडिकल जांच करवाने पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया, यानी इन लोगों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखी। जो लोग मेडिकल जांच के लिए पहुंचे थे वो मुंह पर मास्क और कपड़ा बांधे नजर आए। हालांकि जिन लोगों के पास मास्क नहीं था ऐसे लोगों को एक पुलिस वाला मास्क देता नजर आया। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी से जुड़े लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद से प्रशासन ने इस मंडी में 2 मेडिकल टीम तैनात कर दी है। हर मेडिकल टीम में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक लैब टेक्नीशियन होगा। इस दौरान वहां एक दूसरा पुलिस वाला लाउडस्पीकर के जरिए मंडी के लोगों को मेडिकल जांच करवाने की सूचना देता भी दिखाई दिया। डॉक्टर की टीम आ चुकी है, जिन्हें अपना चेकअप कराना है वो मोहल्ला क्लिनिक पर जाकर अपना चेकअप करा सकता है। आजादपुर मंडी में कोरोना के मरीज मिलने के बाद वहां पर पहले के मुकाबले भीड़ कम नजर आई। मध्य प्रदेश के खरगोन में कई दुकानें आग में जलकर राख हो गईं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और इसके बाद कुछ ही देर में आग ने कई और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद लेनी पड़ी। इस मशीन की मदद से दुकानों के शटर तोड़ दिए गए, जिसके बाद जाकर आग को बुझाया जा सका। लॉकडाउन की वजह से पिछले 1 महीने से बंद इन दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कोरोना के खतरे के बीच सरकार की बात को दरकिनार करते हुए कई लोग घरों से बाहर निकल पड़े। कोरोना के मरीजों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद ये लोग घरों में नहीं रुके, जिनमें कई लोग वहां के कोपाकबाना बीच पर अपने अपने तरीके से मौज मस्ती करते दिखाई दिए। कोई घूमता नजर आया तो कोई कोरोना के खतरे के बीच ही समुद्र के पानी में नहाता दिखा। कुछ बीच पर आराम फरमाते भी मिले। यही नहीं, वहां की सड़कों पर भी काफी लोग दिखे। सड़क किनारे कुछ लोग जॉगिंग करते दिखाई दिए। कुछ फिट रहने के लिए साइकिल चलाते भी नजर आए। इनमें ज्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो दूर, मुंह को भी ढके नहीं दिखे। दिल्ली हिंसा मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी गई। दिल्ली में फरवरी में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में हिंसा के समय पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख समेत 3 आरोपियों के नाम शामिल हैं। चेन्नई में कुछ लोगों ने दावा किया कि लॉकडाउन की वजह से मरीना बीच पहले से ज्यादा साफ हो गया। महाराष्ट्र के पंढरपुर में पुलिस ने लॉकडाउन में जरूरी सेवा वाले पास बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि पकड़े गए आरोपी अपने घर में नकली पास छापकर बेचने का काम करते थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रशासन ने कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ किसी को भी जिले में आने और जाने की इजाजत नहीं होगी। बिहार के बेतिया में सब्जी खरीदने के लिए मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन के बीच लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी परवाह नहीं की और एक दूसरे के बगल में खड़े होकर सब्जी खरीदते नजर आए। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोग अपने मुंह को मास्क या गमछे से भी ढके दिखाई नहीं दिए। बताया गया कि जिस इलाके में लोगों की भीड़ जुटी वहां के 5 लोग कोरोना की चपेट में हैं। इसके बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और ना ही खुद से सावधानी बरतते दिख रहे हैं। राजस्थान में जोधपुर के राज इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से बनाया गया रोबोट जिले के डीएम को सौंप दिया गया। ट्रॉली जैसा दिखने वाला यह रोबोट खाना और दवाइयां पहुंचाने के साथ मरीजों के शरीर का तापमान भी माप सकता है, जिसे डीएम को सौंप दिया गया। जोधपुर के राज इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर ने डीएम को इस रोबोट की खूबियों के बारे में भी बताया। इस रोबोट को बनाने वाले छात्र भी वहां मौजूद रहे। ह्यूमन कांटेक्ट है वो कम से कम होगा और हॉस्पिटल में संक्रमण के चांसेस बहुत ही कम होंगे, तो ये बहुत ही अच्छी इनोवेशन है। इस रोबोट को एक ट्रॉली की शक्ल दी गई। इसकी मदद से खाने पीने का सामान, दवाइयां और दूसरी चीजें कोरोना मरीजों तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें एक कैमरा भी लगा है जिसकी मदद से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कहीं से भी कोरोना मरीजों से बात कर सकते हैं। ये रोबोट मरीजों के शरीर का तापमान भी माप सकता है। इसके अलावा इसमें पल्स ऑक्सीमीटर भी लगा है जो मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम होने पर डॉक्टरों को एक मोबाइल ऐप के जरिए अलर्ट कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंथन के बाद अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को उनके शहरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया। इसके लिए रेलवे के अधिकारी राज्यों से संपर्क करेंगे और राज्यों से तालमेल के बाद ट्रेन चलाने का फैसला लिया जाएगा। हर स्पेशल ट्रेन में 1200 लोगों के बैठने की जगह होगी और स्लीपर क्लास के डिब्बों में सफर कराया जाएगा।
ये भी साफ किया गया कि सफर करने वालों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। यात्रा का पूरा खर्च राज्य सरकारों से लिया जाएगा, लेकिन ट्रेन में बैठने से पहले सभी लोगों को मेडिकल जांच से गुजरना होगा और सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी होगा। ट्रेन जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी तो सफर करने वालों को क्वारंटीन करने का इंतजाम राज्य सरकारों को करना होगा। कुछ शहरों के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला भी लिया गया है, जिनमें पहली ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया के बीच है, केरल के अलवा से उड़ीसा के भुवनेश्वर के बीच, नासिक से लखनऊ के बीच और नासिक से भोपाल के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। इनके अलावा जयपुर से पटना और कोटा से हटिया के बीच भी ट्रेनें चलेंगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से घर घर जाकर काढ़ा बनाने के लिए त्रिकटु चूर्ण नाम की एक दवा बांटी गई। दावा यह किया गया कि इस आयुर्वेदिक चूर्ण की मदद से बनाए गए काढ़े को पीने से लोगों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिसके बाद लोग कोरोना वायरस से आसानी से लड़ सकेंगे। यही वजह रही कि जबलपुर आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से घर घर जाकर काढ़ा बनाने के लिए त्रिकटु चूर्ण नाम की एक आयुर्वेदिक दवा बांटी गई। कॉलेज में पढ़ने वाले कई छात्र इलाके के लोगों को काढ़ा बनाने के लिए आयुर्वेदिक चूर्ण देते और उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी समझाते दिखे। इसी तरह कॉलेज का एक छात्र घर के बाहर एक बुजुर्ग महिला को ये बताता नजर आया कि आयुर्वेदिक चूर्ण से बना काढ़ा किसे पिलाना है और किसे नहीं। 5 साल से नीचे के बच्चों को देना नहीं है, 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हों उनको 5-5 या 10-10 चम्मच उनको पिलाना है ना, सबको पिलाना है, 7 दिन तक कंटिन्यू पिलाना। आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से काढ़ा बनाने का चूर्ण बांट रहे छात्रों ने दावा किया कि काढ़ा पीने से लोगों के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए और साथ में इस काढ़ा का उपयोग करें जिससे कि इम्यूनिटी पावर बढ़े और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, जिससे कोरोना कॉमन। पाकिस्तान की संसद के स्पीकर को कोरोना वायरस हो गया। पाकिस्तान की संसद के स्पीकर असद कैसर को कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर पर ही क्वारंटीन कर लिया। असद कैसर के बेटे और बेटी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। जम्मू में कुछ लोगों ने मांग की कि क्वारंटीन करने के लिए दूसरी जगह के लोगों को कटरा न लाया जाए। कटरा टाउन के अंदर क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनना चाहिए। जो बाहर से लोग हैं उनको बाहर ही क्वारंटाइन किया जाए। यूपी की मंडियों में लॉकडाउन के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने पर 1 महीने में 90 एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही मंडियों में 180 से ज्यादा दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। पंजाब के लुधियाना में एक चलती कार में आग लगने के बाद कार में बैठे 2 लोग तुरंत बाहर निकल गए। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक दूल्हे को अपनी शादी में मोटरसाइकिल पर जाना पड़ा। इस शादी में केवल 3 लोग ही शामिल हुए और शादी होने के बाद दूल्हा मोटरसाइकिल पर ही दुल्हन को विदा करके ले गया। लॉकडाउन की वजह से दूल्हे के माता पिता भी इस शादी में शामिल नहीं हो पाए। केवल 3 लोगों की मौजूदगी में शादी हुई। इस शादी के लिए प्रशासन की तरफ से मंजूरी ली गई थी। यूपी के फिरोजाबाद में फर्नीचर बाजार में आग लगने से करीब 12 दुकानें जलकर राख हो गईं। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जिसके बाद अचानक आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं और चारों तरफ धुआं फैल गया। भीषण आग ने 12 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। तो यहाँ आके देखा कि आग ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि उसे बुझाना मुश्किल हुआ। खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सभी अधिकारीगण यहाँ तत्काल मौके पे आ गए और क्राउड कंट्रोल करने में और आग बुझाने में सभी लोगों ने सहयोग किया। बताया जा रहा है कि आग में जलकर लाखों का फर्नीचर राख हो गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि आग में किसी की जान नहीं गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में अपने घर के बाहर तालियां बजाई। ब्रिटेन में हर गुरुवार को कोरोना वायरस से जूझ रहे मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को हौसला बढ़ाने और उन्हें सम्मान देने के लिए लोग अपने घरों की बालकनी और दरवाजों पर आकर तालियां बजाते हैं। प्रधानमंत्री खुद कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे, लेकिन डॉक्टरों के इलाज ने उन्हें ठीक कर दिया। गुजरात में फंसे दूसरे राज्यों के लोगों को अपने घर भेजने के लिए राज्य सरकार ने कोशिशें तेज कर दी। जिन लोगों के पास अपनी गाड़ी है, सरकार ने फिलहाल उन्हें घर भेजने का रास्ता साफ किया। जैसे ही लोगों को सरकार के रुख की भनक लगी, लोग नियमों की जानकारी लेने घरों से बाहर निकलने लगे। और अहमदाबाद में बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। कलेक्टर के दफ्तर के बाहर नोटिस बोर्ड पर चिपकाई गई जानकारी गुजराती में मिली, जिसे दूसरे राज्यों के लोग नहीं समझ पाए। कुछ लोग नोटिस का फोटो लेते दिखे ताकि किसी से पूरी बात समझ सके। बताया गया कि दूसरे राज्यों में जाने वालों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
लेकिन दिहाड़ी मजदूर और कम पढ़े लिखे लोग इससे परेशान नजर आए। यहाँ पे आए, यहाँ पे तो हम लोगों को बोल रहे हैं आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरो। हम लोग को तो ऑनलाइन फॉर्म को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से बताया गया कि जिनके पास अपने वाहन हैं वो कुछ दस्तावेज दिखाकर अपने राज्य जा सकेंगे। જેમના વાહન નથી એ પ્રશ્ન जो છે सरकार से ना चर्चा અત્યારે ચાલે છે। सरकार के आदेश के बाद प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। सूरत में दस्तावेजों की जांच के लिए काउंटर तैयार हो गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसके लिए निशान बनाए गए। इस बीच ओडिशा सरकार की पहल पर सूरत में रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों को लाने के लिए 6 बसें सूरत पहुंची। लंबे समय से घर लौटने का इंतजार करने वाले जब घरों से बाहर निकले तो बॉर्डर पर मजदूरों की लंबी लाइन लग गई। मेडिकल जांच के बाद सभी मजदूरों को गांव लौटने की इजाजत मिली। स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की कंपनी Xiaomi पर लोगों की निजी जानकारी में सेंध लगाने का आरोप लगाए। Forbes.com की रिपोर्ट के मुताबिक Xiaomi के स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की निजी जानकारी कंपनी अपने सर्वर पर भेज रही है और आरोप है कि Xiaomi का ब्राउजर इंटरनेट पर सर्च की गई हर चीज का डेटा भी रिकॉर्ड कर रहा है। Xiaomi के स्मार्टफोन में एक प्राइवेट मोड होता है जिसे ऑन करने पर जानकारी के सुरक्षित रहने का दावा किया जाता है, लेकिन आरोप है कि प्राइवेट मोड ऑन करने पर भी स्मार्टफोन में की जाने वाली हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है। हालांकि Xiaomi कंपनी की तरफ से इस तरह के सभी आरोपों को गलत बताया गया है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में फंसे 15 मजदूर पिछले 1 महीने से ट्रेन के खाली पड़े डिब्बों में रहने के लिए मजबूर हैं। ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं जो खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर माल ढोने का काम करते थे, जो पिछले 1 महीने से ट्रेन के खाली पड़े डिब्बों में रह रहे हैं। मजदूरों की दलील है कि इस 1 महीने में उन्होंने अपने गांव लौटने की काफी कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। मजदूरों के मन में ये टीस भी है कि वो रमजान के महीने में भी अपने गांव नहीं लौट सके। घर में सभी आदमी परेशान है, माँ बाप बीवी बच्चा सब परेशान है कि किसी तरह आ जा बेटा। ये कह रहा कि पैदल भी नहीं होगा तो निकल जाओ। ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। बंगाल के खड़गपुर से बिहार सैकड़ों किलोमीटर दूर है। ऐसे में इन मजदूरों को अब गांव वापसी की उम्मीद सरकार से ही है। दिल्ली सरकार को खुफिया जानकारी मिली कि कुछ शरारती तत्व कोरोना के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई को कमजोर कर सकते हैं। ऐसे में सरकार ने ऐसी जगहों पर निगरानी रखने को कहा जहां पर प्रवासी मजदूर हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक शरारती तत्व लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों को अपने घर जाने के लिए उकसा रहे हैं। इस जानकारी के बाद सरकार ने राज्य की सीमाओं को पूरी तरह से सील रखने को कहा। साथ ही इस तरह की गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है जो किसी प्रवासी मजदूर को छोड़ता हुआ पकड़ा जाता है। दिल्ली की सब्जी मंडियों में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही। दिल्ली के मदनगीर और मेहरौली की सब्जी मंडियों में पुलिस ने ड्रोन के जरिए नजर रखना शुरू कर दिया। इसके अलावा लाउडस्पीकर के जरिए भी लोगों को मंडियों में नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। यूपी के मुरादाबाद में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट में गोली लगने से एक किसान की मौत हो गई। 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ जिसमें फायरिंग की भी बात हुई और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। खबर है कि केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच रेड जोन पर विवाद हो गया। केंद्र ने ममता सरकार को एक चिट्ठी भेजी और पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 10 रेड जोन होने की जानकारी दी, लेकिन राज्य सरकार ने दावा किया कि उनके यहां सिर्फ 4 ही रेड जोन है। राजस्थान के कोटा में 3 लड़कों ने एक ऐसा रोबोट बनाने का दावा किया जिसे बिना इंटरनेट के भी आधा किलोमीटर दूर से चलाया जा सकता है। साथ ही इस रोबोट के कोरोना वायरस से लड़ाई में काफी मददगार साबित होने की बात कही गई। इस दवाई द्वारा हम खाना और पानी, मेडिसिन और लाइव उससे बातचीत, पेशेंट से बातचीत कर सकते हैं। शुक्रवार को कोटा से रांची के लिए भी स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। इस स्पेशल ट्रेन से कोटा में कोचिंग ले रहे 1449 छात्र अपने घरों के लिए रवाना हुए। ये सभी बच्चे लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे हुए थे। ये ट्रेन गुना, कटनी, मुंडवारा, बिलासपुर होते हुए आज शाम 7 बजे रांची पहुंचेगी और इस ट्रेन में कुल 24 कोच हैं, जिसमें बच्चों के बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर पर इस्तेमाल किया गया। छात्रों के बैठने से पहले पूरी ट्रेन को सैनिटाइज भी किया गया। साथ ही छात्रों को खाने पीने का सामान भी दिया गया। इसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और रेलवे के कर्मचारियों ने ट्रेन को तालियां बजाकर रवाना किया। रमजान के पहले जुमे पर लॉकडाउन के पालन में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसे लेकर यूपी के अयोध्या में पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस ने लोगों से घरों में रहकर ही नमाज अदा करने की अपील की।
और लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस पूरे शहर में मोटरसाइकिल से गश्त भी करती नजर आई। इस दौरान पुलिस ने मास्क भी लगा रखा। लोग मस्जिदों में इकट्ठा होकर के नमाज ना करें, तो इसके लिए भी पुलिस लगी हुई है। वो भी प्रशासन ने बताया कि लोग घरों से न निकलें, इसके लिए शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस मस्जिदों के सामने भी तैनात दिखी और सभी आने जाने वालों की जांच तेज कर दी गई। कोरोना संक्रमित डॉक्टरों से लिखित में सफाई मांगने के मामले में जारी आदेश को विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया। इससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था और इस आदेश के मुताबिक कोरोना पीड़ित डॉक्टरों को सरकार को लिखित में बताने को कहा गया था कि तमाम सावधानियों और किट के बावजूद उन्हें कोरोना कैसे हुआ। इसके बाद एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति जताई। इसी के बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य जो कर्मी है वो फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में पीपी नहीं मिल पा रहे हैं, जो मिल भी रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हॉटस्पॉट एरिया से आके अस्पतालों में काम कर रहे हैं, उनके लिए सेपरेट एकोमोडेशन जो कि सेफ एरिया में हो वो भी नहीं है, उनके ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं है। आप उनसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि आप कैसे कांटेक्ट हुए हैं। सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए इस प्रकार के नोटिस निकालने के लिए। जर्मनी में बैन किए जाने के बाद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह पर राजधानी बर्लिन में पुलिस ने कार्रवाई की। लेबनान का यह संगठन अब तक जर्मनी में राजनीतिक तौर पर सक्रिय था, जिस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया, जिसके बाद इस संगठन के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बर्लिन में तो एक मस्जिद को पूरी तरह सील कर दिया गया और वहां पुलिस के कई जवान तैनात कर दिए गए। बताया गया कि देश भर में इस संगठन से जुड़े 1000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं और पुलिस को उनकी तलाश है। खबर है कि अमेरिका और इजरायल ने जर्मनी के इस फैसले की तारीफ की, साथ ही यूरोप के दूसरे देशों को भी जर्मनी के रास्ते पर चलने की अपील की है। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन में फंसे लोगों को शर्तों के साथ घर लौटने की इजाजत मिलने के बाद दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों को हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए हैं। जामिया के कुलसचिव के दफ्तर की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटी बंद है और सरकार ने भी छात्रों को घर भेजने का इंतजाम करने शुरू कर दिए। ऐसे में जो छात्र लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं वो अब अपने घर लौट जाए। आदेश के मुताबिक अब यूनिवर्सिटी अगस्त में दोबारा खुलेगी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एंट्री के लिए आरोग्य ऐप सेतु को जरूरी कर दिया गया। हमीरपुर के एंट्री पॉइंट बड़कल नाके पर लोगों की सख्त जांच से तो लोगों को गुजरना ही पड़ा, साथ ही उन्हें आरोग्य ऐप दिखाने को भी कहा गया। और जिनके फोन में आरोग्य ऐप नहीं मिला उन्हें इसे डाउनलोड करने को कहा गया। ऐसा नहीं करने वालों की एंट्री रोक दी गई। हालांकि दूसरे राज्यों की तरह जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को हिमाचल जाने पर रोक नहीं है, लेकिन पंजाब और दिल्ली जैसे दूसरे राज्यों से आने वाले सख्त जांच से गुजरते दिखे। पहले पुलिस उनसे पूछताछ करती नजर आई और फिर उनके पास और दूसरे दस्तावेज की जांच की गई। इसके बाद इन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेडिकल जांच से गुजरने को कहा गया। हिमाचल जाने के लिए हरी झंडी मिलने के बाद प्रशासन की एक टीम उनका नाम, पता और फोन नंबर भी नोट करती नजर आई। जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है सबकी एंट्री और थर्मल स्क्रीनिंग ये सब हो रहा है यहाँ। लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी उनका किराया सरकार ने तय कर दिया है। खबर है कि उन ट्रेनों की स्लीपर क्लास की टिकट के अलावा सफर करने के लिए 30 रुपए सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। लेकिन स्पेशल ट्रेनों की टिकट लेने के लिए किसी भी आदमी को रेलवे स्टेशन नहीं जाना होगा, बल्कि उन लोगों को लिस्ट राज्य सरकार रेलवे को सौंपेगी और लोगों को उन अधिकारियों से संपर्क करना होगा जिनके पास उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। मतलब साफ है कि मजदूरों के लिए जो भी स्पेशल ट्रेन चलेंगी उनका किराया राज्य सरकार से लिया जाएगा, भले ही राज्य सरकार लोगों से वो किराया वसूल करे और रेलवे को दे दे। हरियाणा सरकार ने 14 जिलों के कुछ इलाकों में कारोबार शुरू करने को मंजूरी दे दी। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के बीच राज्य के अंबाला और सिरसा समेत 14 जिलों के कुछ इलाकों में कारोबार शुरू करने की मंजूरी दे दी। इन जिलों में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 15 होने पर फिर सब कुछ रोक दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 4G इंटरनेट सेवा शुरू किए जाने का विरोध किया। सरकार ने दलील दी कि जम्मू कश्मीर के अंदर और सीमा पार बैठे आतंकी इंटरनेट के जरिए फर्जी खबरें फैलाकर लोगों को भड़का रहे हैं। केरल में अमेरिका के एक नागरिक ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अपना वीजा 6 महीने और बढ़ाने की मांग की। अपनी याचिका में उसने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारत को अमेरिका से ज्यादा सुरक्षित बताया। अब इस याचिका पर हाईकोर्ट 17 मई को सुनवाई करेगी।
महाराष्ट्र दिवस पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुणे में डीएम दफ्तर में तिरंगा फहराया। दिल्ली में मजदूर दिवस पर यूथ कांग्रेस ने सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। यूथ कांग्रेस के दफ्तर में नई दिल्ली इलाके में सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाकर उन्हें किट दी गई। यूथ कांग्रेस के एक नेता पहले सफाई कर्मचारी को सलाम करते नजर आए। इसके बाद नेता को उन पर फूल बरसाते और फिर उन्हें किट सौंपते देखा गया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और सभी लोग मास्क लगाए रखें, ये तय किया गया। कोरोना वायरस के खौफ के बीच लॉकडाउन के बावजूद जिस तरह सफाई करने वाले अपने काम में लगे हैं, उसे देखते हुए यूथ कांग्रेस ने इन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। हैदराबाद के मैदनपेट इलाके में पुलिस से बदसलूकी करने के आरोप में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक पार्षद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये घटना उस वक्त घटी जब 2 पुलिस वाले एक मस्जिद तक के बाहर पहुंचे और वहां मौजूद एमआईएम पार्षद मुर्तजा अली ने उनसे बहस शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से बताया गया कि दोनों जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, जबकि एमआईएम पार्षद ने उन पर जबरन मस्जिद बंद करवाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। तुम परमिशन बता के जाना, लाभ डालता हूं मैं मस्जिद को। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में दिखा कि जैसे ही बाइक पर सवार एक पुलिस वाले ने अपनी नेम प्लेट छिपाने की कोशिश की तो मुर्तजा अली ने उसका हाथ खींच दिया। इस पर दोनों के बीच हल्की बहस भी हो गई। मुर्तजा अली पुलिस वालों से मस्जिद बंद करने के आदेश वाली चिट्ठी दिखाने की मांग पर अड़े रहे। एमआईएम पार्षद पर पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कर लिया गया। हालांकि न्यूज 18 से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने सफाई दी और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया। मेरी आवाज मोटी है, मैं मीठे से भी बोलता हूं तो लोग समझते हैं भाई डरा रहा है। आवाज मोटी है तो गॉड गिफ्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुंबई में कांग्रेस पार्षद मेहर हैदर एक अस्पताल में पहुंचकर वहां के कर्मचारियों पर जमकर बरसे। पार्षद ने आरोप लगाया कि अस्पताल में गरीब लोगों का इलाज नहीं हो रहा है और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने पर ही लोगों का इलाज किया जा रहा है। जिस अस्पताल में ये हंगामा हुआ उसकी इमारत को बीएमसी ने किराए पर दिया है और नियमों के मुताबिक ऐसे अस्पतालों में 33% कोटा गरीब मरीजों के इलाज के लिए रखना जरूरी होता है। लेकिन पार्षद ने आरोप लगाया कि वहां इन नियमों की अनदेखी की जा रही है। हालांकि अस्पताल की तरफ से बताया गया कि स्टाफ की कमी की वजह से उन्होंने अस्पताल को बंद रखा है। बीएमसी ने अस्पताल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। लेबर डे यानी 1 मई का दिन पंजाब में सियासी रस्साकशी के नाम रहा। राज्य में सरकार चला रही कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार के खिलाफ और केंद्र में सरकार चला रही बीजेपी के नेता पंजाब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और एक दूसरे पर सियासी हमले किए। कांग्रेस ने 1 मई का दिन तिरंगा कैंपेन के नाम किया, जिसके लिए कई शहरों में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस के नेताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ पक्षपातपूर्ण बर्ताव कर रही है। अपनी इन्हीं मांगों से जुड़े पर्चे हाथों में लेकर कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे। सरकार से हमको खरात नहीं मांग रहे, उनसे हमको वीक नहीं मांग रहे, हम अपना राइट मांग रहे हैं कि हमारा जो जीएसटी का एरियर है, जो बाकी बकाए हैं सारे हमको इमीडिएटली रिलीज किए जाए ताकि हम अपने लोगों की सेवा कर सकें। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी राज्य के कई हिस्सों में कुछ इसी तरह के प्रदर्शन किए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार कोरोना से निपटने में नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना चाहती है। जब सारा सिस्टम पंजाब का कोलैप्स हो गया है तो एक ही बहाना है कि केंद्र के ऊपर अपना निशाना फेंक दो। अपनी जिम्मेवारियां निभा नहीं पा रहे और दोष जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दे दो। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सामने आए और उन्होंने एक वीडियो जारी किया। हैरानी की बात यह रही कि सियासी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने लोगों से राजनीति न करने की अपील की। जिन्होंने कुछ पता नहीं होंदा बयान दे जाते ने। इस घड़ी च ये जिहड़ी औखी घड़ी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सोचना चाहिए कि साडा पंजाब और साडे पंजाब के लोग कित्थे ने और की ने और की कर रहे ने और की वो सुनना चाहते ने और उस मुताबिक गल्लां तुसीं करो। सियासत का टाइम नहीं है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने राज्य में पीपीई और टेस्टिंग किट की कमी के आरोपों को खारिज कर दिया। उपराज्यपाल के मुताबिक राज्य में कोरोना पीड़ितों के लिए 7000 बेड उपलब्ध हैं और स्पेशल अस्पताल भी बनाए गए हैं। इसके अलावा अस्पतालों में वेंटिलेटर की भी कमी नहीं है। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पीपीई जहाँ टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर, इन चीज़ों की कमी अभी भी हॉस्पिटल्स में है और इसकी कंप्लेंट्स भी लगातार आ रही हैं। उसके लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है कि जिला स्तर पे, गांव स्तर पे ऐसा सामान पहुंच सके? ये एक प्रकार का मिसकम्युनिकेशन है। मेरे को लगता है कि कुछ सही इन्फॉर्मेशन लोगों में नहीं है। हमारे पास खूब सारे
इस तरह का साधन सामग्री ऑलरेडी है। 18,500 से ज़्यादा बेड हम लोग ने बनाया जो कोविड को फाइट करने के लिए उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से बनाया गया है। 17 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स है कोविड के लिए, फिर वेलनेस सेंटर है, कोविड केयर हॉस्पिटल्स हैं, आइसोलेशन बेड्स हैं, आईसीयूज हैं और वेंटिलेटर्स का भी हमारे पास अभी तक है और अभी हम उसका उपयोग भी नहीं हो रहा है। वेंटिलेटर्स तो लास्ट स्टेज में जाता है। अभी जितने पेशेंट्स और पॉजिटिव केसेस आ रहा है उसमें किसी को लगभग हम लोगों ने वेंटिलेटर तक पहुंचाया नहीं। तो ये जी बात चल रही है, ये एक प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन है। अहमदाबाद नगर निगम ने कोरोना कारोबारियों के चालान काटे। अहमदाबाद नगर निगम ने दुकानों में बिना मास्क के घूमने और सैनिटाइजर नहीं रखने पर कई कारोबारियों के चालान काटे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में राजस्थान के कोटा से लाए गए 1700 छात्रों का स्वागत किया गया। अब इन छात्रों को कुछ दिन क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। मुंबई में कोरोना वायरस के खतरे के बीच ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों और उनके परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर 9137771100 जारी कर दिया गया। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए वो कोरोना वायरस से जुड़ी किसी भी समस्या में तुरंत मदद मांग सकते हैं। हेल्पलाइन के द्वारा हमारे सभी कर्मचारी और उनकी फैमिलीज इस पर बात कर सकते हैं। गुजरात में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 22 लोगों की मौत हुई, जबकि 326 नए मामले भी सामने आए। कोरोना से अहमदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई, जबकि 267 नए मामले सामने आए। गुजरात में कोरोना मामलों की कुल संख्या अब बढ़कर 4,721 हो गई है। अहमदाबाद में 266 जितने केस हैं, 67 जितने केसेस हैं और सूरत में 26 केस, वडोदरा में 19, बाकी अलग अलग जिलों में सिंगल डिजिट नंबर्स हैं। अभी तक के कुल पॉजिटिव केसेस 4,721 हैं। यूपी के मेरठ में खेल का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई और लॉकडाउन की वजह से यह फैक्ट्री काफी समय से बंद थी। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और देखते ही देखते फैक्ट्री से आग की लपटें उठने लगी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई। जानकारी मिलने पर दमकल वाले मौके पर पहुंचे और काफी मेहनत के बाद आग बुझाई गई। बताया गया कि इस आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दिल्ली में कोरोना के मरीज रोज बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 223 मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की जानलेवा वायरस से मौत हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 73 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिली। राजधानी में कोरोना से जुड़े कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,738 हो गई है। तो दिल्ली में 24 घंटे के अगर हम आंकड़े देखें तो किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। तमाम कोशिशें जो दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। 223 नए मामले सामने आए दिल्ली में। यूरोप के देश सर्बिया में कोरोना की वजह से शाम के वक्त लगने वाले कर्फ्यू को तोड़कर विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेताओं का आरोप है कि सर्बिया की सरकार कोरोना वायरस से निपटने के नाम पर तानाशाही रवैया अपना रही है और इसके खिलाफ विरोध जताने के लिए एक दिन पहले सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में विपक्षी दलों के नेता मास्क लगाकर संसद के बाहर सीढ़ियों पर बैठे नजर आए। कोरोना वायरस को देखते हुए सर्बिया की सरकार ने मार्च में वहां इमरजेंसी लगा दी थी। विपक्ष का आरोप है कि इमरजेंसी की आड़ में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच मनमानी कर रहे हैं। Our dictator Alexander Vučić tried to lock down the whole of Serbia for 83 hours. विपक्ष के नेताओं के प्रदर्शन के बीच ही सरकार के समर्थक मौके पर पहुंच गए और नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद जैसे ही कर्फ्यू लगने का वक्त शुरू हुआ, नेताओं ने सीटियां बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को और तेज कर दिया। हालांकि प्रदर्शन में जुटे नेताओं ने स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में तालियां भी बजाईं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रेल मंत्री पर बातचीत के लिए वक्त नहीं देने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि उन्होंने पिछले 4 दिनों में रेल मंत्री से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अब तक वक्त नहीं दिया गया। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि वो दूसरे राज्यों में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूरों के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। बिहार सरकार ने फिलहाल अपने राज्य की सीमा पर फंसे मजदूरों को उनके गांव भेजने का फैसला लिया। ऐसे लोगों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए 100 बसें भेजी गई। हालांकि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को राहत देते हुए गुजरात पुलिस को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा। इससे पहले गुजरात में सेना के एक पूर्व जवान ने प्रशांत भूषण पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में केस दर्ज करवाया था।
अमृतसर में कुछ डॉक्टरों ने लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी कर रहे एक एसएचओ के जन्मदिन पर केक काटा और उन्हें धन्यवाद दिया। इस तरह से जन्मदिन मनाने के लिए एसएचओ ने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर साहब ने इत्थे आके केक कटिया, जन्मदिन मनाया, मैनूं बड़ी खुशी है।